नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकादश भाव का कुंडली के अन्य भावों से संबंध। इससे पहले हम लोग भृगु संहिता पूरी कर चुके हैं। कोई भी व्यक्ति अपने लग्न अनुसार अलग अलग भावों में ग्रह के फल को जानना चाहता है या कोई भृगु संहिता पूरी देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाए, जहां संपूर्ण भृगु संहिता करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसको आप सिलसिलेवार ढंग से देखिए और उसको देखने के बाद आप कोई भी विधा में जाएंगे ज्योतिष की, आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। क्योंकि अगर हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा असल में मूल पद्धति वही है पराशरी पद्धति, और लेकिन वो बहुत जब उसमें उसके अलग अलग चार्ट हम डिस्कस करते हैं, डिविजन चार्ट डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा कठिन होता है। इसीलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले एक चार्ट को अच्छे से समझे, उसका संबंध दूसरे भाव के साथ क्या संबंध है। तो अगर अब इस प्रकार से देखना हमें आ जाता है तो फिर हम कोई भी अतिरिक्त चार्ट जब लाते हैं, मिसाल के तौर पर हम खाली अपने लग्न चार्ट से ही अपने चतुर्थ भाव के सारे संबंध निकाल लेते हैं, चतुर्थ भाव के जो जो संबंध बनते हैं हमने सारे निकाल लिए। उसके बाद जब हम D4 चार्ट में उसकी पुष्टि करेंगे तो फिर वो ज्यादा सटीक रहेगा, ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके अलावा कोई गणित खुद से सॉल्व करके देखना चाहता है, कोई लग्न निकालना चाहता है, और कई ऐसी बातें हैं, मुहूर्त कैसे डिसाइड किया जाता है, सर्वार्थ सिद्धि मुहूर्त क्या होता है, तो ये वाला पार्ट के लिए आप ग्रहों के गणित वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको उसका हमने कोशिश किया है कि थोड़ा जो तकनीकी विषय हो सकता है खाली फलित जानने वालों को उसमें कोई ज्यादा दिलचस्पी ना हो, लेकिन अगर कोई गणित खुद से कैलकुलेट करना चाहता है, उनके पीछे छपे हुए तकनीकी बिंदुओं को समझना चाहता है, या जो रेखांश अक्षांश ये सारी बातें, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे डिसाइड किया जाता है, अलग अलग देशों के जब कोई जातक जन्म लेता है तो कैसे उसका उदित लग्न बदल जाता है, वो सारी बातें आप ग्रहों के गणित वाले सेक्शन में जाएं, जहां आपको ज्योतिष का जो गणित पार्ट है उसका आनंद मिलेगा। और खाली कोई फलित पार्ट देखना चाहता है तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एस्ट्रो ज्योतिष। फिलहाल भी जो हमारी ये प्लेलिस्ट है हम चला रहे हैं, ये भी एस्ट्रो ज्योतिष के अंतर्गत ही आती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। एकादश भाव, 11वां भाव, 11th हाउस। तो 11वां भाव दोस्तों, वैसे हम बेसिक चीजें सब जानते हैं कि हमें ये इनकम के बारे में बताता है, इच्छा पूर्ति के बारे में बताता है। एक लिहाज से देखा जाए तो हमारे सांसारिक जो जीवन है उसका सारा पुण्य, उसका सारा फल एकादश भाव लेकर बैठा हुआ है। क्लियर? क्योंकि हम अपने सांसारिक जीवन से, क्योंकि अभी अभी सामान्यतः एक सामान्य व्यक्ति को अपने धर्म का, अपने मोक्ष पाठ का इतना ज्ञान नहीं होता है। वो तो ये देखता है कि मैंने कोई कार्य किया, उसका मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो जो इच्छा पूर्ति वाला पार्ट है, जो इनकम वाला पार्ट है, वो हम एकादश भाव से देखते हैं। जिसकी भी कुंडली के एकादश भाव में, अब पुराने ग्रंथों में तो यहां तक लिखा है कोई भी ग्रह अगर एकादश भाव में बैठता है तो वो प्राप्तियों के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, हम उसको हमारे कोई रिलेशनशिप को लेकर कुछ गलतियां हो सकती हैं कि भाई कोई शत्रुवत होकर बैठा है कि बॉडी के पार्ट को डैमेज कर सकता है, लेकिन जहां तक मटेरियल गेन की बात है, इच्छा पूर्ति के लिए एकादश भाव में बैठा ग्रह सदैव फलदायी होता है। तो मतलब एक बड़ी दृष्टि ये भी देख सकते हैं कि भी आपने कोई कुंडली देखी, उसमें आपने कई ग्रह एकादश भाव में देखे, क्या पाप ग्रह, क्या पुण्य ग्रह, कई ग्रह एकादश भाव में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई जातक ने जो तय किया है कि भाई मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, उसको प्राप्तियां होंगी। लेकिन एक बात मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, हमारी प्राप्तियों का कुंडली में सुख से कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट सुख भाव से ये अष्टम भाव पड़ता है। तो हो सकता है इसी कारण हमारे पुराने ग्रंथों में एकादश भाव में एक अशुभता भी छिपी हुई है। अगर हम खाली इच्छा पूर्ति में ही लगे रहे और हमने कहीं चतुर्थ भाव को या द्वितीय भाव को छोड़ दिया, तो फिर यह भी ध्यान रखना है कि हमारा जो डिपार्चर ऑफ सोल का जब समय आएगा
तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना है, एकादश भाव बली हो अच्छी बात है, उसके साथ साथ अगर हमारा कहीं मोक्षा पार्ट भी बली है, यानी 12वां पार्ट भी बली है, तो शरीर का त्याग करने का भय नहीं होता है। नहीं तो होता क्या है भाई, हमारी इच्छा पूर्ति हो रही है, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी हमारा संसार से इतना ज्यादा लगाव हो जाता है कि भाई हमने जो तय किया आज तक वो हमें मिलता है। तो अब जब 70+ हो जाता है व्यक्ति, तो उसको ये भी बताया जाता है सर आपका भी अब समय धीरे धीरे आ रहा है, आपको भी ये संसार छोड़कर जाना होगा। कहता नहीं नहीं, मैं तो, मेरे तो कुछ जीवन में कमी नहीं है, और उसने कभी भी इसको समझने का प्रयास नहीं किया 12वें भाव को, तो फिर भय उत्पन्न होता है। तो ये जो अशुभता वाली बात है वो यही है कि वो 12वें भाव से 12वां है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि अगर इसके सुख को कम करता है, यानी हम जो फाइनल मोक्षा की बात करते हैं, इसके सुख में कमी ले आता है, क्योंकि हमें लौकिक संसार में ही कहीं ना कहीं एंगेज कर देता है कि भाई यही वास्तव में सुख है। लेकिन एक लेवल के बाद हमें समझ में आता है कि अरे मैंने इतना धन अर्जित कर लिया, उसके बाद समझ में आया कि परमानंद तो कुछ और है, इससे आनंद मुझे मिल नहीं रहा है। तो और 12वें भाव के कमी के कारण फिर वो भय हमें सताने लग जाता है कि भाई अब तो अंत समय आ रहा है। तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि किस अशुभता की बात 11वें भाव के संबंध में बोली जाती है। तो जिसका भी 11वां भाव बहुत बली है, आप अपने जो मोक्षा हाउसेज हैं 4, 8, 12, इनके भाव बल और इनके जो भाव अधिपति हैं उनके बल को भी आप टटोलें कि भाई वो बल भी अच्छा है, तो फिर वो सेटिस्फैक्ट्री है। उसके लिए कोई मतलब ज्यादा बवाल मचाने की जरूरत नहीं कि भाई ये तो अशुभ हो गया। क्लियर हो गया? दोनों ही जीवन अच्छे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली हम परलोक के बारे में ध्यान दें और लौकिक सुख पूरी तरह शून्य कर दे, नहीं। फिर अगर इसका कोई औचित्य नहीं अगर लौकिक सुख का, तो फिर ये बनाया ही क्यों? लोक का अर्थ ये भी है कि लोक के सुख को भोगो लेकिन उसमें लिप्त ना हो जाओ। क्लियर? भगवान शंकर स्वयं इस चीज को देने वाले हैं। अगर भगवान शंकर की कोई उपासना करता है, परिपूर्ण कर देते हैं उसको लग्जरी से। लेकिन आपको यह सदैव ध्यान रखना है कि वो लिप्त नहीं होना उसमें। क्लियर हो गया? उससे एक दूरी बनाकर रखनी है, इच्छा पूर्ति होते जाएंगी। एक चीज का और विचार करना है, ये शिव है तो ये इसकी शक्ति है। तो अगर इच्छा पूर्ति में कभी कमी आती है तो पंचम भाव पर कार्य करना चाहिए। पंचम भाव यानी अच्छे शिक्षा प्राप्ति के लिए बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ी देर उनको पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम नहीं पढ़ा सकते हैं, कुछ उनको, कोई दूसरे बच्चे हैं उनको हम कुछ ऐसा एजुकेशनल चैरिटी कर सकते हैं, कोई ऐसा एजुकेशनल एनजीओ पर काम कर रहे हैं उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं। वैसे पंचम भाव को हम जप का भाव भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अपने लिए भी व्यक्ति को जप करना चाहिए। और कई दफा हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि सर मैं ज्योतिष के सिर्फ इस विषय को मानता हूं, मंत्रों का मैं ज्यादा उपयोग या उसके शक्ति के बारे में मैं नहीं जानता हूं ज्यादा। आप नहीं जानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन उसको डिनाय करने की गलती आप मत कीजिएगा। कारण ज्योतिष ऐसा नहीं है कि वो सेलेक्टिव इतना पार्ट बात कर रहा है उसके पार्ट नहीं कर रहा है। ज्योतिष तो कंप्लीट है, वो मुहूर्त की भी बात करता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, और ये सारे विषय भी ज्योतिष से ही जुड़े हुए हैं। ये तो जो बात बार बोलते हैं कि भाई नहीं सर मेरा तो दिल साफ है, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो 90% लोग इस फिलॉसफी को मानते हैं, उसके बावजूद भी उनके जो कर्म है वो अलाइन नहीं हो पाते हैं। कारण और भी कुछ चीजें हैं, हमने जीवन में तप भी अर्जित करना है। हमें जीवन में इन, जैसे हम रात को सोते समय एक देवता का मतलब अलग अलग प्रकार से, सुबह उठते समय अलग देवता का आवाहन करते हैं, रात को सोते समय अलग देवता का आवाहन करते हैं। तो कोई व्यक्ति ये बात कह सकता है सर ये क्या, ये मुझे नहीं समझ में आता है। आपको समझ में नहीं आता है, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन अगर इसका औचित्य आप डिनाय करते तो आप फिर इसको भी आपको समझने का कोई औचित्य नहीं, आपको ना समझ में आएगा। तो ध्यान रखना है, समर्पण होना चाहिए। क्लियर हो गया? ऐसा नहीं कि एक पार्ट हमें अच्छा लगा वो हमने पिक कर लिया, दूसरे पार्ट को हमने डिनाई कर दिया। आपको पूरा ज्योतिष स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें मुहूर्त भी शामिल होता है, इसमें ये सारी बातें। रात को सोते समय हम नाम लेते हैं शयने पद्मनाभम, पद्म जिनकी नाभि में है ऐसे देवता का मैं ध्यान करता हूं। यानी हम भगवान विष्णु का ही एक रूप मानते हैं कि वो शैया पर विराजमान है और उनके नाभि में कमल
कहता अगर उनका अच्छे से ध्यान कर लेते हैं और उसके बाद हम बेड पर जाते हैं तो आपका जो निद्रा है पूरी होगी। कई दफा ऐसा आपने महसूस किया होगा, अभी हम सोए, अभी तुरंत एकदम सुबह हो गई और शरीर की थकावट अभी टूटी नहीं है। और अगर हम इस देवता का आवाहन करके, इस देवता का ध्यान करके सोते तो रात बड़ी लंबी होती है। आपका शरीर, मतलब आपको ऐसा एहसास होता है, रात तो सदैव मतलब उतना ही समय उसका, लेकिन आपको माइंड में ऐसा एहसास करा देता है वो देवता का बल कि भाई मैं अब अपनी निद्रा से संतुष्ट हो गया हूं। तो सुबह जल्दी उठकर फिर हमें अलग देवता का आवाहन करना चाहिए कि अब मैं बाहर जाऊंगा तो आज मैं अपने कर्मों से, अपने हाथों से जो कर्म करूं उसे मुझे कुछ उसमें अर्जन हो, कुछ प्राप्तियां हो। तो फिर हम हाथ के अगले भाग को देखकर लक्ष्मी का ध्यान करते हैं। सुबह उठते सबसे पहले अग्रभाग कराग्रे वसते लक्ष्मी, क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम फिर उसमें हम करमूले सरस्वती, ये इस प्रकार से हम, वो मंत्र भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये अलग अलग समय पर देवता का आवाहन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मुहूर्त या ज्योतिष का ही पार्ट है। तो उसको आपको डिनाई नहीं करना कि सर मैं नहीं उसको मानता हूं। आप मानते नहीं है, ये वाक्य गलत है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, ये आप कह सकते हैं। क्लियर हो गया। तो नहीं तो जब आपकी समझ में आएगा तब तक कहीं ऐसा ना हो आप बहुत ज्यादा विरोध कर चुके हो और ये इस कृपा को आप ले ही ना पाए। क्लियर। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि एकादश भाव जो प्राप्तियों की बात करता है उसका डायरेक्ट संबंध मंत्र शक्ति से है, पंचम भाव से है, चैरिटी, एजुकेशन चैरिटी से है। तो इस प्रकार के कार्य जरूर करने चाहिए। और क्या बताता है एकादश भाव? एकादश भाव प्राप्तियों के अलावा आय, इच्छा पूर्ति, मित्रों की बात करता है। मित्रों का बल आपके जीवन में है कि नहीं है। फिर मैंने आपको लास्ट में भी बताया था, हम मित्र किसको कह रहे हैं। कई दफा हम अपने कोलीग को अपना मित्र मान रहे हैं, मित्र की सही परिभाषा उस पर अप्लाई होनी चाहिए। मित्र यानी जिस पर आपको कोई फॉर्मेलिटी का ध्यान नहीं देना है कि आपने उसका, हम तो अपनी पूरी उसके साथ उसका रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे, लेकिन कभी भूल जाए और मित्र नाराज हो जाए कि भाई तूने तो मेरी इज्जत नहीं करी, उसको मित्र नहीं कहेंगे। वो ठीक है, वो एक हमारा सामान्य साथी हो सकता है, लेकिन जो परम मित्र की श्रेणी में आ रहा है 11वां भाव, उसको तो वो तो हृदय से आपके साथ सदैव रहेगा। तो वो बात ध्यान रखनी है। लाभ भी हम एकादश भाव से देखते हैं। बायां कान, क्लियर होगा। किसी को बाएं कान में कुछ तकलीफ आ रही है तो कुंडली का 11वां भाव देखा, कुछ कमी आ रही है, वहां से हम क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। और पाया, पाया यानी लेग वाला पार्ट, घुटने के निचले हिस्से में अगर कोई ऐसा पीड़ा आती है या रिकवर कर रहा है, उसकी प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा लगी हुई है, तो वो रिकवर कर जाएगा। 11वें भाव का स्वामी बली होकर बैठा है। ध्यान दीजिए, ये घुटना है और ये घुटने के निचले हिस्सा और ये फुट यानी पैर। तो इस प्रकार से चीजों को कनेक्ट करना है। और क्या क्या संबंध बनाता है, ये सेकंड से 10th है, दूसरे भाव से दशम है। तो दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव हमारे फैमिली गैदरिंग की बात करता है, हमारे कुटुंब की बात करता है। याद रखिएगा, आइडेंटिकल आपके यश की बात होगी तो हम दशम भाव देखेंगे, आपके पारिवारिक यश की बात होगी तो एकादश भाव देखेंगे। क्लियर हो गया। एक फैमिली में इमेज जाती कि भाई अकेला ये व्यक्ति बड़ा अच्छा वेल सेटल्ड है, और अगर हमारा 11वां भाव भी बली है तो कहता है भाई ये तो सेटल है ही, इसका पूरी फैमिली इनकी वेल सेटल्ड है। क्लियर हो गया। इससे दशम यानी एकादश भाव का स्वामी या इसका स्वामी बली होकर यहां बैठ जाए, इसका स्वामी परिवर्तन योग में यहां बैठ जाए, बल्ले बल्ले, कहना ही क्या। आपके जब कभी भी आपके लाभ का आपके धन के साथ कनेक्शन बनता है, बेहद शुभ माना जाता है। यानी जो भी व्यक्ति लाभ कमाएगा, जो भी उसकी अर्निंग होगी, वो अपने अर्निंग को अपने डिपॉजिट्स में कन्वर्ट कर पाएगा। ये बहुत बड़ा अंतर है। मैंने बहुत अर्निंग करी, मैंने बहुत कमाया, लेकिन मैं उसको अपने डिपॉजिट्स में, अपने बैंक अकाउंट्स में या उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पाया। याद रखिएगा, दूसरा भाव धन के सदुपयोग। क्लियर हो गया। धन तो यहां भी है, धन तो यहां भी है, लेकिन हम किस धन को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं? हम दूसरे भाव के धन को हम अपने शरीर में उपभोग करने की बात कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा उपभोग कर सकता है अगर दूसरा भाव बली है। धन का सदुपयोग भी आप कह सकते हैं। कहता जी 50 करोड़ कमाए इसने जीवन में,
और जब जरूरत होती है उसको कुछ नहीं मिलता है, या वो कहीं लॉक हो जाता है पैसा, उसको उस समय रिलीज नहीं हो पाता है। इस प्रकार की चीजें तब बनती जब दूसरा भाव कमजोर है। क्लियर? तो सदुपयोग के लिए दूसरे और 11वें भाव का पॉजिटिव संबंध जरूरी है, और इस प्रकार का संबंध होने से पारिवारिक प्रतिष्ठा का भी एहसास होता है, फैमिली इमेज, फैमिली स्टेटस बहुत अच्छा जाता है कि भाई इन पूरा परिवार वेल सेटल्ड है, क्योंकि 10वां भाव हमारे जॉब की, करियर को लेकर जो सेटिस्फैक्शन है उसको बताता है। तो और हम क्या देख सकते हैं, ये 3rd से 9th भी है। क्लियर होगा? 3rd हाउस से 9th हाउस। तो 3rd हाउस क्या बताता है, हमारे सहोदर, सिबलिंग्स, हमारे साथ जो हमारे या हमसे छोटी उम्र के भी वो भाई बहन यहां से देखे जाते हैं, उससे इसका संबंध। अब जैसे यहां पर काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न में इसका स्वामी बुध है और इसका स्वामी शनि है, दोनों इकट्ठे हो गए हो या बुध यहां बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं कि भाई छोटे भाई का भी अच्छा भाग्य वृद्धि करेगा। आपकी कुंडली के जरिए हम छोटे भाई का अंदाजा लगा रहे हैं, और भाई की बड़ी यात्राएं, उच्च शिक्षा और धर्म को लेकर क्या उसका नजरिया है, वो हम यहां से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर वो यहां बैठा हुआ है तो धर्म को लेकर या उसकी धार्मिक प्रतिष्ठा बड़ी अच्छी मानी जाएगी। क्लियर? कोई ऐसी तकलीफ छोटे भाई को, छोटी बहन को जो घुटनों संबंधी है, वो भी हम देख सकते हैं अगर इसका स्वामी कुछ ऐसा यहां पर अनहेल्थी मूड में बैठा है, यहां पर अस्त होकर बैठा हुआ है। और हालांकि बुध जैसे प्लैनेट को यह भी ध्यान रखना है, अस्त का दोष जो मित्र हैं सूर्य के उनको कम माना जाता है, और जो उसके शत्रु हैं उनको ज्यादा माना जाता है। अस्त को हम इसी प्रकार से समझिए भी जैसे हमारा कोई, हम क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटिकल पार्टी मान लीजिए कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी, उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है कि भाई ऐसे। तो जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक ही पार्टी से बिलोंग करता है, तो जब कभी भी राजा या सन उस स्टेट में जाता है, तो स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ बैठने पर लोग सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को ही देखते हैं, चीफ मिनिस्टर को नहीं देखते हैं। लेकिन वो चीफ मिनिस्टर दुखी नहीं होता क्योंकि वो उसी की पार्टी से बिलोंग करता है। हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए राजा ने चीफ मिनिस्टर को, उसका जो यश था उसको अस्त कर दिया, उसको कम कर दिया। बट क्या प्रॉब्लम है इससे? जब दोनों मित्र हैं, दोनों एक ही पार्टी से, दोनों की विचारधारा एक है, तो सूर्य का बुध को अस्त करना, सूर्य का चंद्रमा को अस्त करना इतना समस्या नहीं है। और अगर कोई अलग अलग लॉबी के प्लैनेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अलग पार्टी से, अलग विचारधारा से बिलोंग करता है, स्टेट गवर्नमेंट का जो चीफ मिनिस्टर है वो अलग पार्टी विचारधारा से, यहां पर फिलहाल हम प्राइम मिनिस्टर एग्जाम्पल के तौर पर सन को मान रहे हैं ताकि आप अच्छे समझ पाए। तो जब सन यहां आता है और पता लगा सन के बेहद नजदीक सैटर्न बैठ गया, शनि बैठ गया, दोनों अलग अलग लोबी के हैं, दोनों अलग अलग विचारधारा के हैं, अब उसको अस्त होने का दोष ज्यादा लगेगा, वो अपने आप को बड़ा अनहेल्थी मानेगा। यार मेरी जो कोर विचारधारा उसके तो सन एकदम खिलाफ है, कहां मैं तो शिशिर की बात करता हूं, मैं बेहद ठंड की बात करता हूं, और सन तो उष्ण है स्वभाव से, मेरे एजेंडे पर तो उसने पानी फेर दिया। यहां समस्या ज्यादा विकट हो सकती है। यहां पर एक बात एक्सेप्शनल मानी जाएगी कि चंद्रमा का स्वभाव जलीय होने के बावजूद भी वो मित्र हैं सूर्य के, तो उनको इसका दोष इतना नहीं माना जाएगा जितना शनि और शुक्र को अस्त का दोष लगता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको काफी हद तक क्लियर हो गया। फिर भी हम ये तो कहेंगे ही कि प्राइम मिनिस्टर को उसका मेन जो जगह है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी है, वो वहां रहे जो उसका पद है, और जो स्टेट का अधिकारी वो वहां रहे, तो ज्यादा व्यवस्थित चार्ट जान पड़ता है। तो अगर आप तुलनात्मक दृष्टि में देखें कि भाई स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो निभा रहा है, सेंट्रल की रेस्पॉन्सिबिलिटी वो अपनी जगह पर निभा रहा है, तो एक बढ़िया अनुशासन दिखाई देता है। नहीं तो पता लगा वो पीएम बार बार अगर सीएम के यहां पर दखल देता तो यह भी एक प्रकार का कन्फ्लिक्ट्स पैदा कर सकता है, और संवैधानिक दृष्टि से भी वो सही नहीं माना जा सकता है। मतलब मैंने एक सिर्फ तुलना करने की दृष्टि में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक मन में वो है कि जी मेरा तो मंगल सूर्य से अस्त हो गया, मेरा तो बुध सूर्य से अस्त हो गया, हम मानते हैं वो अभी
उसको कम नोटिस करेंगे लोग, वो सारा क्रेडिट कौन ले जाएगा? सूर्य। सूर्य कहीं बलि हो जाए, सूर्य पर गुरु की दृष्टि हो, तो फिर कहना ही क्या। तो फिर आप चिंता ही मत करो भाई, आपकी सारी मिनिस्ट्री वहां पर आके बैठी हुई है, तो एक दो को तो अस्त होना बनता भी है। क्लियर हो गया? मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि कितनी एक रूपता है सब में, कि सूर्य बैठ गए हैं और सारे मंगल आ गए एस्कॉर्ट करने के लिए, गुरु स्वयं वहां पर हैं, उनकी दृष्टिपात कर रहे हैं, तो फिर वो बहुत बैलेंस चार्ट माना जाएगा। उसमें फिर आपको अस्त का, इनफैक्ट अस्त होने पर भी उसका एक एडवांटेज मिलेगा। क्लियर हो गया? बल, कि भाई मंत्रिमंडल सारा ही एकत्र हो गया है, तो वो भी समझना है कि एक सोच के प्लैनेट अगर इकट्ठे होते हैं तो अस्त होने का दोष नहीं माना जाएगा। क्लियर? तो फिर हम तीसरे भाव से, ये वाली बातें आप समझ में आ गई होंगी आपको। फोर्थ से एर्थ भी है। फोर्थ हाउस किसका होता है? हमारे मदर का और हमारे सुख का भी होता है। तो इसका स्वामी यहां अपने से अगर गिनते तो अष्टम में पड़ जाता है। तो देखिए, अगर अपने से अष्टम में वो मित्रवत होकर बैठ जाता तो फिर भी हम कह देते राशि बल मिल जाएगा। लेकिन अगर अपने से अष्टम में बैठा है और वो शत्रुवत होकर बैठा है, जैसे एग्जांपल चार्ट के रूप में शनि ज्यादा पसंद नहीं करता है चंद्रमा को, हालांकि चंद्रमा सभी के लिए मित्रवत है, चंद्रमा तो किसी को शत्रु मानता ही नहीं है। फिर भी यह बात ध्यान रखनी कि इस प्रकार का जो संबंध है वो मां को कष्ट देने वाला होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं राजीव जी के चार्ट में, राजीव गांधी जी के चार्ट में, तो उनके चार्ट में इस प्रकार का संबंध दिखाई देता है कि भाई राजीव जी को ठीक है, उनको मां से दो चीजें है कि भाई मां से लाभ वाला पार्ट तो मिलता है कि पद मिला उनको, लेकिन मां को हानि हुई, मां को जीवन का क्षय हो गया। क्लियर होगा कि मां है, और ये अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव होता है आयु भाव, जिसको मृत्यु भाव भी बोल देते हैं। तो ये भी एक विचारधारा है जिसको समझना है, लेकिन भयभीत नहीं होना है। सिर्फ एक योग से हमारे जीवन का क्षय नहीं होगा। कहीं आप घबराने लग जाएं कि मेरे माता का जो जीवन है वो छोटा हो सकता है, कोई ऐसा एक नियम नहीं है। कई, जब तक सारे नियम हम देखते हैं वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं लगते हैं, तब तक कोई बहुत बड़ी अच्छाई या बुराई नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो निश्चिंत होकर रहिए, और सदैव एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले भी और एस्ट्रोलॉजी बताने वाले लोग भी मारकंडे पुराण या मारकंडे को केवल जानने भर से भी आपका भय दूर हो जाएगा। क्लियर हो? किसी को भी ऐसे नहीं बताना कि भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। क्लियर हो गया? मारकंडे एस्ट्रोलॉजी बोल रही है चीख चीख कर कि भाई तुम्हारा जीवन नहीं है, लेकिन मारकंडे ने अपनी परम अनुशासन से, अपनी तपस्या से, भगवान शंकर मृत्यु के देवता जिनको डिस्ट्रॉयर माना जाता है, GOD, जो गॉड डेफिनेशन में D माने जाते हैं, संहारक माने जाते हैं, उनको प्रसन्न करके चिरंजीव होने का वरदान हासिल किया। चिरंजीव यानी जो कभी भी नहीं मरेगा। वैसे 7 चिरंजीवी माने जाते हैं, लेकिन भाई ईश्वर तो ईश्वर है। यह भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी में हम लोग जी रहे हैं कि जी मेरा दिल बहुत साफ है। ये डिक्लेयर कौन कर रहा है? मैं डिक्लेयर कर रहा हूं या बाय द बुक, हम रेफरेंस बुक से जा रहे हैं? अगर मेरा दिल डिक्लेयर कर रहा है कि मैं तो शुद्ध हूं जी, तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि हो सकता है मेरे पास कोई रूल रेगुलेशन हो ही ना। कि सामान्यता मैं भी अपनी बुद्धि से यही सोचता हूं कि यार मैंने किसी का अपनी समझ में कोई मैंने नुकसान नहीं किया है अपनी समझ में, लेकिन हो सकता है मेरी समझ ही गड़बड़ हो। हम किसी का दिल दुखाकर भी धर्म का पालन करेंगे, यह आपको ध्यान रखना है। हम अगर भाई कोई अपराधी व्यक्ति है, आप क्या उसका भी दिल नहीं दुखाएंगे? ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको ध्यान रखना, ये वाक्य, इसमें बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है। ये वाक्य गलत हो जाता है फिर कि भाई मेरी फिलॉसफी क्या है, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। क्यों नहीं दुखाते भाई? अगर कोई अपराधी व्यक्ति है, कोई बिल्कुल मानता नहीं है धर्म को, कई दफा आपको उसको दिल दुखाना भी पड़ेगा। अगर आप उसको सदमार्ग में लाने की बात नहीं बताते हैं तो उसको कैसे पता लगेगा? कि कई दफा बच्चे को हम डांटते हैं, हो सकता है उसका दिल भी दुखा दें हम, लेकिन अगर वो बात, हमारे कड़वे वचन उसको सदमार्ग पर ले आते हैं तो उसमें समस्या क्या है? तो ये वाक्य पूरी तरह सही नहीं है कि मैं जीवन किस प्रकार से जीता हूं। कहता है मैं किसी का दिल नहीं दुखाता, बाकी मेरे मन में आता है मैं वो करता हूं। तो याद रखिएगा, फिर आपको कब जैसे पुण्य, आपके अर्जित पुण्य नष्ट हो जाएंगे,
तो फिर भाग्य का चपेट पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, हमें वैसे स्थिति का इंतजार नहीं करना है, हमें सदैव अपने जीवन में तप को अर्जित करना है। तप यानी जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है। कहीं भी देख लीजिए, जो हम जिसको आइकन मानते हैं अपना, उसने जीवन में बहुत कुछ सहा है, जिसको आप आदर्श मानते हैं। सुबह 5 बजे 4 बजे उठने से लेकर नियमों को, हर नियम को पालन करना एक तप माना जाएगा। तो अगर आपके जीवन में ऐसा कोई भी तप, ऐसा कोई भी नियम नहीं है, तो आप ये भूल जाइए कि आपको जो आपने सोचा है वो मिलेगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी नहीं। और अगर हो भी रही है, अर्जित पुण्य का प्रभाव को मिल रहा है, तो जल्दी ही वो पुण्य क्षय हो जाएगा। क्लियर होगा? तो ये ध्यान रखना है, सदैव पंचम भाव के लिए प्रेरित होकर प्रयास करते रहना है। क्लियर? तो ये क्या बताता है? माता की विरासत इससे पता लगती है। क्लियर हो गया? और मैंने आपको बता दिया वो वाली बात, उसका थोड़ा गंभीर होकर अध्ययन करना है कि चौथे भाव का संबंध यहां बनता है, तो ठीक है, मां से कुछ हमें मिलता है विरासत के रूप में, लेकिन मां के हेल्थ को लेकर इश्यू आ सकता है अगर ये एनिमी होकर बैठे हुए हैं। ठीक हो गया? और इसमें हम पंचम भाव से इसको 7th मानते हैं, 5th से 7th मानते हैं। तो 5th हाउस से 7th, 5th हाउस क्या होता है? हमारी संतानें। क्लियर हो गया? बेबी बॉय, बेबी गर्ल, हमारा जो संतान है उसका स्पाउस, संतान का पति या पत्नी हम एकादश भाव से देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं? बहू और दामाद। क्लियर होगा? तो उस प्रकार से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उसका सुख। देखिए, हम अपने चार्ट से जब देखना चाह रहे हैं तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि हालांकि वो उसकी बहू है, लेकिन उसका जो बहू मतलब उसकी वाइफ है, उसके स्पाउस की बात करता है, उसके वाइफ है या उसका हस्बैंड है, लेकिन उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चार्ट वो बात बताएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। हमारे संतान का पार्टनर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए, वो उसके चार्ट से हमने देख लिया, हमारे चार्ट में वो थोड़ा सा कुछ ऐसा नेगेटिव रोल प्ले करता दिख रहा था। तो हमें ये बात समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी कि भाई वो संतान और वो दोनों तो सुखी रहेंगे, मुझे उसका सुख थोड़ा कम मिलेगा। तो कोई बहुत ज्यादा हमें कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित भी नहीं होना चाहिए कि नहीं ऐसा मेरा नियम है, ऐसा ही होना चाहिए। वो नियम किसके लिए रखना है? अपने लिए रखें आप, लेकिन किसी पर नहीं थोपे। और कोई बहुत बड़ी आशा भी नहीं करनी कि मैंने संतान को किस लिए बड़ा किया कि उससे मुझे कुछ रिवर्ट होगा। क्लियर होगा? इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी में भी मूल ग्रंथ किसको मानते हैं? भगवत गीता को। क्लियर होगा? हम एस्ट्रोलॉजी के नियम बताने से पहले, पढ़ाने से पहले जब हम उसका पाठ करते हैं तो कोई भी व्यथित ना हो जाए, दुखी ना हो जाए सच्चाई को जानकर। इसलिए पहले आप भगवत गीता का अच्छे से अध्ययन करें। पता लगा अपने चार्ट में कोई बहुत अच्छी बात मिल गई तो फिर आप किसी को कुछ समझते ही नहीं है, ये भी गलत बात है। और आपके चार्ट में कुछ नेगेटिव मिल गया, अभी मेरी संतान मेरी सेवा नहीं करेगी, खत्म। इसीलिए उसको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का फायदा नहीं है। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए कौन तैयार है, हमें यह भी जानना जरूरी है। कई दफा कुछ व्यक्ति बड़े ज्यादा दुखी होकर चित्कार करके मेरे बारे में सब कुछ बता दो, ये बताना भी बहुत बड़ी मूर्खता हो जाएगी। उसने कभी जीवन में अपने दर्शन को समझा ही नहीं, क्योंकि उसने कभी मोक्षा को इंपॉर्टेंस नहीं दी। हो सकता है उसके जीवन में जो हो रहा हो वो मोक्षा की दृष्टि से अच्छा हो, बट उसको हम बता देंगे भी तेरा संसारिक सुख नहीं है तेरे जीवन में ज्यादा, हाँ, लेकिन जो तेरा डिपार्चर ऑफ सोल है वो बहुत बढ़िया है, वो एकदम घबरा जाएगा। इसलिए उसको इस प्रकार से नहीं, उसको धीरे से उसको पहले ट्रैक पर लाना जरूरी है, फिर यह बात उसको बताना जरूरी है। इसीलिए ज्योतिष का मूल ग्रंथ बृहद पराशर रोरा शास्त्र नहीं, ज्योतिष का, कई दफा बोलते हैं ज्योतिष की बाइबल बृहद पराशर रोरा शास्त्र है, वो मिस्टेक। ध्यान दीजिए, ज्योतिष का बाइबल भी भगवत गीता ही है। कारण, क्योंकि भगवत गीता हमें दर्शन का, या कहीं कोई भी ऐसा कोई भी दर्शन जो हमें लाइफ साइंस समझाता है, तभी आप कोई भी निर्णय उसको दे पाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। आपने उसको कोई बात बताई, वो अप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? क्लियर होगा? तो अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करने के लिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम एज अ फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, लोकोक्ति की तरह इस्तेमाल करते हैं, उसके अर्थ को समझना चाहिए, कहीं आप उनके शब्दों में ही चिपक जाएं। क्लियर? तो इसमें हम और क्या बोल सकते हैं? 6 से 6 किराएदार, नौकर, मामा मौसी के शत्रु,
बीमारी, ऋण। क्लियर होगा? ये क्या है? हमारे किराएदार और हमारे सर्वेंट, सेवा करने वाले लोग, वो, और मामा मौसी के लिए भी देखा है। तो इनके कोई इस प्रकार का शत्रुवत अगर आपके चार्ट में वो दिख रहा है, तो यानी उनके शत्रुओं से आप पर भी कुछ ऐसा उसका वो आ सकता है, कुछ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट आपके जीवन में आ सकता है। तो शत्रु, बीमारी और ऋण। कहता जी मैं भी बहुत परेशान हूं क्योंकि मेरे मामा के ऊपर कोई बड़ा कर्ज हो गया है। तो हमने यहां से वो अंदाजा लगाया क्योंकि वो छठे भाव से 1 2 3 4 5 6 छठे भाव से छठा होकर बैठा, और हमने देखा वो बहुत बली होकर बैठा हुआ है। अब उसकी दशा लगी हुई है। कहता जी मामा को ऋण। कहता आप चिंता मत करो, आपके चार्ट में जो आपके जीवन में दशा लगी है, अब आपको इस प्रकार का कष्ट, क्योंकि आप किसके कष्ट से दुखी हो रहे हैं? मामा के कष्ट से। आपको जो दशा लगी है वो बहुत फेवरेबल प्लैनेट है, उच्च का प्लैनेट है वो, 11वें भाव का स्वामी या स्वग्रही रही है वो। मामा का ऋण ठीक हो जाएगा, ऋण मुक्त हो जाएंगे वो। और क्या है? 7 से 5 जीवन साथी की शिक्षा, उदर, लॉटरी। क्लियर होगा? ये हमारा स्पाउस जीवन साथी। 1 2 3 4 5 जीवन साथी से पंचम। दोबारा याद दिला रहा हूं, ये चार्ट अगर मेरा चार्ट है तो मेरे स्पाउस की एजुकेशनल जो एजुकेशन उसका समाज में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे चार्ट के जरिए वही मैं बता सकता हूं। और वो सच में उसका डिग्री सर्टिफिकेशन क्या, उसके लिए आप उनका चार्ट देखेंगे। अंतर आप शायद समझ पा रहे होंगे। हो सकता है कि मेरा स्पाउस बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन मेरे चार्ट से मैंने देखा पंचम भाव तो बहुत बली है, तो समाज में यही मैसेज जाएगा। क्योंकि जब मैंने बताया था, जब दोनों का विवाह हो जाता है तो हम एक अकेले के तरह नहीं जानते हैं। क्लियर होगा? एक प्रकार से दोनों का भाग्य, दोनों का जीवन मिल जाता है, तो आपके जीवन का अच्छा असर उस पर पड़ता है। तो मैंने देखा आपके चार्ट से पंचम भाव बहुत बली आ रहा है, जबकि आपके स्पाउस बहुत ज्यादा, उनका डिग्री सर्टिफिकेशन फर्स्ट क्लास का नहीं है, या वो स्कूलिंग ही उन्होंने नॉर्मल किया है, लेकिन समाज में क्या कि भाई ये तो बहुत अच्छे एजुकेटेड हैं, बहुत इनको बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास डिग्री उन्होंने पास की है, इस प्रकार का मैसेज समाज में जाता है, कन्वे होता है, क्योंकि आपके चार्ट का वो एकादश भाव बहुत बली है। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को। यस का स्वामी यहां पर बली होकर बैठा हुआ है। क्लियर हो गया? वो भी अगर गिनते हैं यहां से तो 7 8 9 अपने से नवम होकर उच्च का बैठ जाता है, तो ये अच्छा संबंध जान पड़ता है। उसके उधर संबंधी कोई ऐसी दिक्कत, वो भी हम यहां से देख सकते हैं कि पेट में कोई इस प्रकार का विकार, पाचन में कोई समस्या, वो हम यहां से देख सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट यहां पर बैठा हुआ है, एक बात का और विचार करना है कि जैसे नीच भंग होता है वैसे उच्च भंग भी होता है। अगर कोई प्लैनेट उच्च भंग में आ जाता है तो जीवन का जो पहला अटेम्प्ट है वो अच्छा होता है, लेकिन दूसरा तीसरा अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो उच्च भंग पर शुरुआत में गाड़ी बड़ी तेज चलती है। क्लियर हो गया? उच्च भंग यानी आपने लिया काम, सक्सेसफुल हो गया, ठीक, बाद में पता लगता है कि यार इसमें कुछ कमियां हैं। नीच भंग में उल्टा है। नीच भंग में क्या होता है, शुरुआत में अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे 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 वो पॉजिटिव चीजें दिखाई देते हैं। तो उच्च भंग यानी कोई प्लैनेट अगर उच्च का होकर वक्री होता है तो वो उच्च का है, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्लैनेट एक्साइटेड मूड में है, लेकिन वक्री यानी दूसरों से भिन्न बर्ताव करना, वो नजदीक आ रहा है वो दूर जाता दिखाई देता है। तो उत्तर कालामृत के अनुसार वो आपको नीच के फल भी जरूर टेस्ट करवाएगा। क्लियर हो गया? हम उसको एग्जैक्ट नीच नहीं कहेंगे, बिकॉज जो नीच का प्लैनेट है वो नीच का ही होता है, और जो उच्च का प्लैनेट है वो उच्च का होता है, लेकिन वो उच्च भंग में आ गया है। क्लियर हो गया? तो ये अंतर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट इज गुड, लेकिन कुछ समय के बाद समझ में आता है उसमें काफी ज्यादा कमियां हैं, फॉल्ट है, तो उच्च भंग का भी विचार करना है। तो हम ये वाली बातें अच्छे समझ पाएंगे, क्योंकि हम बार बार जब ये संबंध देख रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि शनि यहां बैठा है उच्च का सदैव अच्छा ही फल देगा। अगर वो वक्री हो जाता है, रेट्रोग्रेड हो जाता है, तो इन धनात्मक, इन पॉजिटिव चीजों में कुछ नेगेटिविटी भी आ सकती है। और इसमें हम क्या समझते हैं, हम यहां पर इनके प्रेम संबंधों का भी विचार करते हैं। अपने स्पाउस, जीवन साथी का कोई ऐसा रोमांस वाला पार्ट है वो भी 11th हाउस से देखा जाता है, क्योंकि वो 7 से 5th, और 5th हाउस क्या बताता है, रोमांस। 8th से 4th, 8th हाउस से वो 4th पड़ता है, तो 1 2 3 4। क्लियर?
तो तांत्रिक विद्या अभ्यास, इसको क्या बोलते हैं, अकल्ट के बारे में ज्ञान, उसका मेन हाउस यही है। अभी उस विद्या को जानना या कहीं आपने सुना है, लेकिन उसका अभ्यास स्वयं से करना, उसका जो चाहे आप उससे संबंधित सुख की बात कर लें, उससे संबंधित उपयोग की बात कर लें, क्योंकि चतुर्थ भाव को हम विद्या बोलते हैं। तो अकल्ट विद्या अभ्यास हम देखते हैं 11वें भाव से। इसका स्वामी इसके साथ शनि के साथ कहीं अच्छे मूड में बैठा हुआ है, क्योंकि इस एग्जाम्पल चार्ट में, मेष लगन के चार्ट में दोनों का मिलन एक प्रकार का राजयोग भी बनाता है, क्योंकि मंगल यहां लग्नेश है और सबसे मजबूत कर्म भाव का स्वामी 10th हाउस का स्वामी शनि है। तो दोनों के मिलन से क्या बनता है, राजयोग बनता है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं कि तांत्रिक विद्या अभ्यास भी वो व्यक्ति कर सकता है। जब भी मैं तांत्रिक बोलूंगा, आपको नेगेटिव साइड ही नहीं जाना है, इसमें दोनों साइड होती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। जिस भी चार्ट का बृहस्पति जैसा प्लैनेट निर्दोष होकर बैठा है, तो वो पॉजिटिव तंत्र का प्रयोग करता है। उसमें कुछ, जैसे हमारा कुंडलिनी जागरण पॉजिटिव तंत्र है, लेकिन अगर कोई प्लैनेट को दूषित कर देते हैं, बृहस्पति को कहीं राहु ने पीड़ित कर रखा है, इस प्रकार से शनि ने चंद्रमा को पीड़ित किया है, इसी प्रकार से बुध भी पीड़ित है, शुक्र भी पीड़ित है, तो जो हम चार्ट का जो निचोड़ आ रहा है, जो गिस्ट आ रहा है, वो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दूषित है। तो फिर वो एक उस अकल्ट को अघोरी साधना, इस प्रकार की साधनाओं की तरफ ले जाते हैं जो तमस की बात करते हैं। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट किया कि सर आप शनि को तमस मान रहे हैं, वो तमस नहीं है। पता नहीं क्यों आपके दिमाग में तमस का मीनिंग सदैव गलत ही किसी ने डाला है, ये गलत चीज है, इसको रेक्टिफाई कीजिए। तमस सदैव गलत नहीं होता है। तामसिक जब मैंने बोला, देखिए सात्विक, राजसिक और तामसिक, जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना शायद एग्जैक्ट मीनिंग सात्विक का, तो शायद आप सात्विक से भी, जो सांसारिक लोग हैं उनको सात्विक से भी परहेज हो जाएगा, क्योंकि सात्विक तो किसी भी प्राप्ति की बात ही नहीं करता है, पूरी तरह परमार्थ की बात करता है। क्लियर हो गया? भगवान विष्णु को देवता सात्विक का माना जाता। तो मैं किसी चीज में डिजायर रखता हूं और उसको पूरा करने के लिए अगर सामने कोई आता तो उसको मैं अपने रास्ते से हटाने में भी परहेज नहीं करता हूं। ये तामसिक सोच है, लेकिन आज की दृष्टि में, कलिकाल की दृष्टि में ये काफी ज्यादा सटीक बैठता है। देश काल परिस्थिति अनुसार ये भाई हमारे शत्रु हमें परास्त करना चाहते, उससे पहले हमने उनको परास्त करके वो चीज हासिल कर ली। तो यहां पर तमस का बल दिखाई देता है। तो इस चीज को प्लीज रेक्टिफाई कीजिए कि तमस सदैव गलत नहीं होता है। गलत को गलत साबित करने के लिए अगर हमें किसी तमस मार्ग पर भी चलना पड़े, कोई इस प्रकार का रास्ता अपनाना पड़े, तो उसको बुरा नहीं माना जाएगा। मिसाल के तौर पर जैसे हम बात करते हैं मेदिनी ज्योतिष में, तो मेदिनी ज्योतिष में हम दो राष्ट्रों की बात करके चीजों को देखते हैं कि भाई चाइना, इंडिया, ऐसे अलग अलग, भारत, पाकिस्तान। तो भाई चाइना अगर भारत के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचाता है तो हम उसको, भारत को यही सलाह दे रहे हैं कि भाई ज्योतिष की दृष्टि से भी कहें, चाहे व्यवहारिक दृष्टि से भी कहें, अगर वो तमस में उतर आया है तो आपको उस तमस को डिनाय करने के लिए तमस का सहारा लेना ही चाहिए। यही धर्म है। तो प्लीज इस चीज को रेक्टिफाई कीजिए आप। तमस गलत नहीं है, उसका उपयोग कौन करता है, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ये कौन कह रहा है ये गलत है? अधूरा ज्ञान कह रहा है ये गलत है, बस इसीलिए आप अधूरा ज्ञान अपना लें, कंप्लीट हो। राहु गलत नहीं है, राहु का कब उपयोग किया गया है वो गलत और सही का निर्णय करता है। ठीक हो गया? अश्वत्थामा मारा गया, ये कई लोग बोलते हैं झूठ का उपयोग करके जंग जीत ली। ये राहु का सदुपयोग किया और हम जंग धर्म के लिए जीत गए। क्लियर? तो ये हमें विचार करना है। तो प्लीज यही एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। अध्ययन करें और शब्दों का सही अर्थ जानें। तो तांत्रिक विद्या अभ्यास, खोज से सुख, कोई भी इस प्रकार का हम कोई ऐसा पुरातत्व विभाग का काम करते हैं, कोई इस प्रकार का रिसर्च काम में लगे हैं, कोई इन्वेंशंस से मिलने वाला जो सुख है वो हम एकादश भाव से देखते हैं। याद रखिए, अगर 8वें भाव का संबंध एकादश भाव के स्वामी के साथ धनात्मक बन जाता तो जो भी आपने इस प्रकार का खोजी प्रवृत्ति है उससे आपको सुख मिलेगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। और हम क्या विचार करते हैं, 9th से 3rd, 9th हाउस क्या बताता है हमारे फादर को, तो पिता के भाई बहन, छोटी यात्रा,
छोटी छोटी यात्राएं, उससे उनको सुख मिलता है क्या? औपचारिक बातचीत, फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ फादर, ये हमारे पिता हैं, गुरु भी कह सकते हैं, गुरु और घर के बुजुर्ग, यहां से गिनते हैं 1 2 3, तो उनका फॉर्मल कम्युनिकेशन किस प्रकार का है वो अंदाजा लगाया जा सकता है। उनकी छोटी छोटी यात्राएं वो हम यहां से जान सकते हैं। उन यात्राओं से पिता कहते भी यार मेरे पिता पूरे दिन बहुत हेक्टिक रहते हैं यात्राओं में, और उनसे उनको शारीरिक कष्ट बहुत मिलता है। हमने देखा भाई 9th का जो लॉर्ड है वो भी कमजोर है, 11th के साथ उसका कोई धनात्मक संबंध नहीं बन रहा है, या दोनों के स्वामी पीड़ित है। हमने देखा 9th हाउस का स्वामी भी बहुत बली, एकादश का भी बल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो कहेंगे भाई तेरा सिर्फ एक भ्रम है, तेरे पिताजी को वास्तव में उसी में आनंद आता है। कहता भाई मेरे पिताजी का इस प्रकार का जॉब है, यात्राओं में ही रहते हैं, वो रेलवे में है, पूरे दिन यात्रा में ही रहते हैं, मतलब ज्यादा दूर तो नहीं जाना होता लेकिन वो यात्रा में ही रहते हैं, मतलब डेली 100 किलोमीटर 90 किलोमीटर वो रूट में रहते हैं। कहते भाई तुझे ऐसा लगता है कि वो उनको दुख लगता है, उनको उन्हीं में आनंद आता है, क्योंकि दोनों स्वामी बली हैं और उनको अच्छा अर्जन भी मिलेगा। और यह भी ध्यान रखना है कि जब हमारे जातक के चार्ट के साथ एकादश भाव का संबंध आता है तो कहना भाई तेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी उनका यात्रा करना जरूरी है। क्लियर होगा? तो अच्छी बात है, वो अपने कार्य में लगे रहे। दशम से ये द्वितीय है, 10th से सेकंड है, तो कर्म फल कर्म उपभोग, ये हमारा कर्म है, ये कर्म का फल कह लीजिए, या इसको एकदम साधारण शब्दों में कहें तो मैंने अपना जॉब किया है, मुझे सैलरी मिली है कि नहीं मिली है वो मैंने 11th हाउस से देखा है। तो हम इसमें हर प्रकार से बल टटोलते हैं कि भाई जब कभी भी हमारा दशम भाव बहुत बली है, एकादश भाव थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, पीड़ित है, तो क्या होगा, बहुत अच्छे दर्जे का आदमी काम करता है लेकिन उसको वैसी सैलरी ऑफर नहीं हो पाती है, ये उसमें व्यवधान आ जाते हैं, तो समस्या, हम काम तो कर ही रहे हैं तो समस्या यहां नहीं है, फिर तो समस्या यहां है और उसको इसी से पूरा किया जा सकता है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं इस चीज को कि किस प्रकार से इसका फायदा उठाना है। इसको जब तब कह लीजिए, एजुकेशन चैरिटी कह लीजिए, दूसरों, अपनी संतानों का ध्यान तो सभी रखते हैं, रखना चाहिए भी, दूसरों की संतानों का भी ध्यान रखना, संतान यानी स्पेशली जो विद्या अध्ययन करने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान करने से एकादश भाव सुधर जाता है। क्लियर? तो कर्म फल कर्म उपभोग 12 से 12, ये भी ध्यान रखना है, ये 12वां भाव फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, और इसको हम गुप्त शत्रु भी कह सकते हैं अगर 12वां भाव कहीं करप्ट है, कहीं इन्वॉल्व है, इस प्रकार से 12वां भाव का स्वामी कहीं बली, बहुत बली है, तो आपके ऐसा कोई शत्रु होंगे ही नहीं, गुप्त शत्रु यानी बैक बाइटिंग करने वाले लोग, वो सामने नहीं आते, वैसे भयभीत रहते हैं आपसे। जो मुख्य शत्रु मानते हैं, जो खुलकर सामने आते हैं, वो 6ठा भाव, और जो छुपे हुए शत्रु होते हैं वो 12वां भाव, वो छुपकर वार करने का काम करते हैं। तो अगर 12वें से 12वां, तो हम शत्रु के, गुप्त शत्रु की हानि की बात करें, अगर 11वां भाव बहुत बली है और 12वां भी बली है, तो हम ये कह सकते हैं कि बली मतलब इसका स्वामी स्वग्रही है, इसका स्वामी कहीं मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है, तो शत्रु होगा ही नहीं। और अगर 12वें भाव में कुछ बली शत्रु बैठे हैं, क्लियर होगा, मिसाल के तौर पर जैसे यहां पर राहु का बैठना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, तो व्यक्ति को गुप्त रूप से ऐसे परेशानियां क्रिएट करने वाले लोग होते हैं। लेकिन आपका एकादश भाव बहुत बली हो गया तो ऐसे शत्रु होंगे भी, तभी भी कुछ होने वाला नहीं आपको, क्योंकि गुप्त शत्रु की हानि हो रही है एकादश भाव से। क्लियर? तो अपने ही शत्रुओं से वो परेशान रहेगा, हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 12वें से 12वां यानी हमारा एकादश भाव बहुत स्ट्रांग है। क्लियर? और गुप्त शत्रु, विदेशी का व्यय, कोई हमारा नॉन है, कोई ऐसा दूसरे, यहां पर विदेशी का अर्थ खाली यूरोपियन या अमेरिकन नहीं है, यहां पर विदेशी का अर्थ कोई दूसरी कल्चर को मानने वाला, या भारत में अगर बात करें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बात करें, कोई जम्मू में पैदा हुआ है, कोई तमिलनाडु में है, कोई मलेशिया, इस प्रकार हो सकता है वो मलयाली हो, कभी वो लोग मलेशिया चले गए हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई बेशक से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ही है लेकिन उनमें कल्चर में बहुत बड़ा अंतर है, उसको भी हम 12वें भाव से ही देख रहे हैं। वो हमारा ये सिर्फ फास्ट फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड ही है, उसके जो संबंध में कोई 12वें भाव संबंध चीज देखनी है, उसके व्यय का विचार करना है, उस व्यय का डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पर बुरा या अच्छा असर पड़ने वाला है, भी कहते हैं वो मेरे लिए कुछ पैसा खर्च करने वाला है। आपने देखा कि वो
11वां भाव बहुत बली आ रहा है, तो उसके द्वारा किया गया खर्चा आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्लियर? तो ये थे एकादश भाव के अन्य भावों के साथ संबंध। तो ये क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी? हमने हर प्रकार से एकादश भाव को, 11वें भाव को दूसरे भाव के साथ कनेक्ट करने का प्रयास किया। लेकिन मैं ये बात फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि कोई भी इस संसार में आदर्श स्थिति स्थापित नहीं कर सकता है। हम हर क्लास में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं और आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। जिस दिन भी हम आदर्श स्थिति में आ गए, उस दिन हम संसार में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? तो इसी वाक्य के साथ कि निरंतर हम रियल से आइडल की तरफ जाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।